कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों के मतों के आधार पर एक निश्चित रेखा खींच पाए, जिसके माध्यम से हम ये समझ सके कि हड़प्पा संस्कृति का जो नागरिक थे उनके आर्थिक जीवन की किस प्रकार की उपलब्धियां थी, किस प्रकार की गतिविधियां थी। आइए देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम वस्तुतः निम्नलिखित आर्थिक पक्ष के बारे में विस्तृत परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि से पुनः शुरुआत करेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में विभिन्न पक्ष रहे हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, जिनके तहत कृषि और कृषि से ही जुड़ा हुआ पक्ष है पशुपालन। एवं कृषि एवं पशुपालन दोनों को आधार बन के एक नया आधार बनता है वाणिज्य एवं व्यापार, और व्यापार एवं वाणिज्य के तहत आते हैं महत्वपूर्ण साधन, माप तोल के नाप के साधन या मेजरमेंट के साधन। इसी के तहत हम ये देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य के तहत जो वस्तुएं निर्मित हुई उन वस्तुओं को यातायात के माध्यम से कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, और अंत में हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नागरिक वस्तुतः किन किन वस्तुओं का उत्पादन करते थे और अति उत्पादन को वो निर्यात के रूप में बाहर भेजते थे, और जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते थे उन वस्तुओं का वे आयात कहाँ से करते थे। आइए कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, यातायात एवं आयात निर्यात के विभिन्न पक्षों को आर्थिक संदर्भ में समझते हुए हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को भलीभांति समझने का प्रयास करें। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। ये ऐसे विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक प्रमाण हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य एवं उससे संबंधित गतिविधियां विस्तृत रूप से थी। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं या सीप के शंख का भी व्यापार करते थे, जो हमें पुरातत्व वस्तुओं के खुदाई में मिले हैं। धातु मुद्रा का वस्तुतः प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि केवल तांबे का या टिन का ही प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के तहत हुआ था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात ऐसा सिस्टम जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर 1 किलो गेहूं चाहिए तो वह बदले में दूसरे व्यक्ति को 1 किलो बाजरा दे सकता था। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक वस्तुएं स्थापित की, और जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दलजा फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध निश्चित रूप से थे। इसके पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार के दलजा फरात नदियों से मिले दस्तावेज से भी हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। हड़प्पा लोगों का आर्थिक जीवन। हड़प्पा लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जिस तरीके से मिस्र में नील नदी ने वरदान का कार्य किया, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी एवं उसकी विभिन्न प्रकार की सहायक नदी, जिन्हें हम आज भी देखते हैं, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब आदि, ने प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी लाकर अपने जल से इस महान मैदान का निर्माण किया, जिसमें इस सभ्यता को पल्लवित किया, पोषित किया, और यह सभ्यता निरंतर विकसित होकर एक महान सभ्यता के रूप में प्रकट होती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती थी। विद्वानों के द्वारा अभी तक 9 अलग अलग फसलों की पहचान की गई है, जिनमें चावल के साक्ष्य वस्तुतः गुजरात एवं राजस्थान कालीबंगा से मिलते हैं। जौ की 2 किस्म मिलती है, गेहूं की 3 किस्में मिलती है, कपास और खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जुंजी की संज्ञा दी गई है। ये 9 प्रकार की फसलें हमें मिली है, और वस्तुतः चावल और जौ को छोड़कर से सभी प्रकार की फसलें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से मिली है, जो बताता है कि इन फसलों का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता था। चूँकि कपास सबसे पहले इस प्रदेश में पैदा किया गया, इसीलिए यूनानियों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंडन कहा, जिसकी व्युत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का हालांकि कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन जिस प्रकार की हमें अलग अलग फसलें मिलती है उससे प्रमाण हो मिलता है कि निश्चित रूप से फसलों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था थी। गेहूं, जौ, चावल, कपास की खेती मुख्य रूप से होती थी,
और हल और बैलों के माध्यम से खेतों को जोता जाता था। खेतों की जुताई के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का उपयोग किया जाता था। जैसे वर्तमान में हम दातली का लोहे की दातली का प्रयोग करते हैं, उस समय फसल को काटने के लिए पत्थर की दातली का प्रयोग होता था। ये लोग तिल और सरसों भी पैदा करते थे। किसानों ने शायद अनाज के रूप में लगान देना शुरू किया होगा, क्योंकि इसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक अतिरिक्त मूल्य का संचय होता है, जिसके माध्यम से व्यापार, वाणिज्य तथा नगरीय सभ्यता की उत्पत्ति होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कर या टैक्स सिस्टम भी था, और ये वस्तुतः वस्तुओं के रूप में लिया जाता था, ना कि किसी मुद्रा के रूप में। सिंधु वासियों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बैल, भैंस, बकरी, सुअर उनके पालतू पशु थे। हाथी और घोड़े के अस्तित्व के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि सुरकोटड़ा में घोड़ों की अस्थियां मिली है। सामान्यतः विद्वान इस राय पर है कि वहाँ घोड़े का प्रयोग संभवतः बहुत कम था, या सिंधुवासी घोड़े का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते थे, या घोड़े के प्रयोग को वे कम जानते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधुवासी या हड़प्पावासी भेड़ को भी नहीं पालते थे, पर हाथी का प्रयोग आमतौर पर करते थे। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इन पशुओं को पालतू पशु के रूप में जैसे आज हम पालते हैं, हड़प्पा वासियों ने भी उसी तरीके से इन पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। अब एक अन्य पक्ष आता है कृषि एवं पशुपालन के बाद, जो व्यापार वाणिज्य को जन्म देता है। वस्तुतः हम जानते हैं कि यदि कृषि और पशुपालन से कुछ अतिरिक्त वस्तुओं का सृजन हो रहा है, तो वे ही व्यापार वाणिज्य के लिए अगली वस्तुएं उत्पादित कर पाती है। हड़प्पा निवासियों के द्वारा आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। आंतरिक व्यापार की दृष्टि से तत्कालिक नगर महत्वपूर्ण थे, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदूदड़ो, रोपड़, सुरकोटड़ा, आलमगीरपुर आदि आते थे, और ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, और इनके माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी या तांगे जैसे किसी यातायात के साधन का प्रयोग किया जाता था, या पशुओं के ऊपर ढोकर लेकर जाया जाता था। सिंधु सभ्यता की विभिन्न बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें माप तोल की बहुत सी चीजें मिली है, जो इस बात की सूचक है कि इस युग में व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में अगले बिंदु यह हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष में जो अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है, वे सब सिंधु प्रदेश की उपज या कृति नहीं है। उनमें से अनेक वस्तुएं सुदूरवर्ती प्रदेशों से प्राप्त की गई है। जैसे तांबे का आयात मुख्यतः राजपूताना या वर्तमान राजस्थान से होता था। सीप, शंख, कौड़ी इत्यादि का आयात काठियावाड़ के समुद्र से आती होगी निश्चित रूप से। इस युग में सिंधुवासी आंतरिक व्यापार के साथ साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए विदेशिक व्यापार पर भी खूब निर्भर थे, या विदेशिक व्यापार में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभा रहे थे। खुदाई में मिली लोथल बंदरगाह, सुमेरिया के अवशेषों से मिलती जुलती मुद्राएं, ईरान के अनेक प्राचीन खंडरों में मिली वस्तुएं आदि इस बात के प्रमाण है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापार सुमेरिया या सुमेरियन संस्कृति और ईरान आदि देशों से निश्चित रूप से था। और यह भी प्रमाणित होता है कि यह व्यापार यदा कदा नहीं, बल्कि साल के कुछ महीनों में निश्चित रूप से निरंतर चलता रहता था। संभवतः हड़प्पा निवासी चांदी, टिन, सीसा, सोना जैसे महत्वपूर्ण धातुओं को अफगानिस्तान के पठारी क्षेत्र से प्राप्त करते थे, और ईरान से भी ये वस्तुएं प्राप्त होते थे। वे विदेशी व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों से ही किया करते थे। संभवतः जलमार्ग के लिए नौकाओं से लेकर छोटे जहाज़ों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इस प्रकार की नौकाएं व जहाज़ों का चित्र उनकी विभिन्न प्रकार की मोहरों पे और मोहरों के साथ साथ बर्तनों पर भी हमें मिले हैं। नापतोल और माप के साधन निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को एक बहुत ही उच्च आयाम प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न स्थलों पर जो नापतोल के बांट एवं साधन मिले हैं वो एक रूपता वाले हैं, और वह एक केंद्रीकृत प्रणाली के बारे में भी संकेत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तोल के लिए अनेक प्रकार के बांटों व मापों से परिचित थे। तोलने के लिए तराजू भी खुदाई में मिला है। सराफों व झोरियों के काम में आने वाले छोटे बांट भी मिले हैं, जो स्लेट और पत्थर के होते थे। सबसे छोटे बांट का वजन 13.64 ग्राम के बराबर है, और सबसे बड़े बांट का वजन 640 गुना से भी अधिक है। पत्थर के ऐसे भारी बांट प्राप्त हुए हैं जिन्हें लकड़ी या रस्सी की मदद से ही उठाया जा सकता था।
निश्चित रूप से ये बांट और इनके विभिन्न प्रकार ये बताते हैं कि व्यापार निश्चित रूप से अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग मात्रा में अलग अलग जगह पे किया जाता था, लेकिन इनकी यूनिट या इनका मेजरमेंट लगभग समान था। अनेक बातों से यह भी प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी करते थे। इन बांटों की तोल के अनुपात में 1, 2, 4, 8, 16 और 32 के गुणक के रूप में तथा संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाला बांट सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि ये ही हमें सबसे अधिक बार मिलता है। मोहनजोदाड़ो में सीपी एवं फुट मिला है। संभवतः 9 बराबर भागों में निशान बने हुए हैं। इसके दो निशानों के मध्य की दूरी 264 इंच के बराबर है। वस्तुतः फुट का या पैमाने का प्रयोग कपड़े या फिर अन्य किसी प्रकार की लंबाई वाली वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता था। इसी तरीके से हड़प्पा नगर की खुदाई में कांसे की माप पट्टी मिली है, जिस पर मापने के अनेक चिन्ह मिले हुए हैं। प्रत्येक विभाग की लंबाई 0.376 इंच है। विद्वानों ने दोनों फुटों के आधार पर अनुमान लगाया कि हड़प्पा में 13.2 इंच लंबा फुटा काम में लाया जाता था। यहाँ एक अन्य प्रकार का माप भी प्रयोग होता है, जिसकी लंबाई 20.44 इंच है। इन फुटों की विभिन्न चीजें जैसे भूमि की माप, मकान की लंबाई, ऊंचाई आदि जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। वस्तुतः अब हम यातायात के माप तोल एवं व्यापार वाणिज्य के बाद अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, उसके लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता था। उन्नत व्यापार के साथ साथ सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थल दूर दूर तक स्थित होना इस बात के प्रमाण देते हैं कि वहां आवागमन के साधन अच्छे थे एवं मार्ग आसान था और लोग आसानी से एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे। सिंधुवासी या हड़प्पा वासी स्थल व जल मार्ग पर चलने वाले यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे। वे सिंधु नदी के रास्ते से या सिंधु की सहायक नदियों के रास्ते से जुड़ी हुई अन्य नदियों के माध्यम से नौकाओं का भी प्रयोग आने जाने में आंतरिक व्यापार के लिए करते थे। नौकाएं लकड़ी की बनी होती थी, जिन्हें चप्पुओं की मदद से खींचा जाता था। यहाँ के लोग नावों के साथ साथ छोटे जहाजों का प्रयोग करते थे, जिनके बारे में हम पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार छोटे जहाजों के हमें प्रमाण मिलते हैं। इस सभ्यता के अवशेषों से एक मोहर ऐसी मिली है जिस पर जहाज की आकृति अति सुंदर रूप से अंकित है, और इस प्रकार मिट्टी के बर्तन पर जहाज की आकृति सुंदर रूप से अंकित की गई है। ये हमें प्रकट करता है कि जहाज कैसा होता था। इसको निश्चित रूप से हड़प्पा निवासी जानते थे, तभी उसको वो एक चित्र के रूप में या मोहर के रूप में उसको मोहर पर अंकित कर सकते थे। लोथल का बंदरगाह भी इस बात का प्रमाण है कि वहाँ दूर दूर से जहाज आते थे और इन जहाज़ों के द्वारा आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी होता था। सिंधुवासी स्थल मार्ग के द्वारा आवागमन के लिए एवं सामान ढोने के लिए हाथी और गधे जैसे जानवरों का प्रयोग करते थे। संभवतः वे घोड़े के प्रयोग को नहीं जानते थे या बहुत ही कम जानते थे। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा के अवशेषों में खिलौनों के रूप में अनेक मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियां मिली है, जो ये बताती है कि निश्चित रूप से बड़ी गाड़ियां भी चलती होगी जो यातायात के साधनों के रूप में काम करती होगी। वस्तुतः हमें कालीबंगा से भी एवं राखीगढ़ी से भी गाड़ी के निशान मिले हैं, जो हमें बताते हैं कि वहाँ बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। खिलौनों के रूप में गाड़ियों को बनाना भी इस बात का प्रमाण है कि उस युग में लोग इनका खूब प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा के खंडरों में कांसे का बना एक छोटा सा इक्का या इक्का मतलब हो गया एक तांगा, जिसे संभवतः उस युग में प्रयुक्त होने वाले इक्के के नमूने के रूप में बनाया गया। इन इक्कों को शायद 2 गधों के माध्यम से जोड़ा जाता था। अनेक विद्वानों की राय है कि सैंधववासी रथों के प्रयोग को जानते थे। विभिन्न प्रकार की मोहरों पर खुदे चित्रों के आधार पर एवं मिट्टी के बर्तनों पर खींचे गए चित्रों के आधार पर ऐसा अनुमान हम निश्चित रूप से लगा सकते हैं। खुदाई में पक्षियों के आकार के कहीं रथ, 2 पहिए वाले तामों के विलक्षण रथ भी प्राप्त हुए हैं, जो हमें रथ की तरफ संकेत करता है। और वस्तुतः रथ आदि का प्रयोग राजन्य वर्ग या प्रशासनिक लोगों के आवागमन के साधन के रूप में किया जाता होगा। अब हम अंत में ये देखते हैं कि किस प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात सिंधववासी या हड़प्पा वासी एक दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक रूप से एवं बाह्य रूप से करते थे। लार्ज बर्द एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बदश्का क्षेत्र लार्ज बर्द के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था और आज भी लार्ज बर्द
अफगानिस्तान के बदश्का क्षेत्र में मिलती है। अफगानिस्तान के शौर्तगोई नामक स्थान तक सिंधु सभ्यता का प्रसार था और वस्तुतः शौर्तगोई को आधुनिक इतिहासकार सिंधु सभ्यता का दूरस्थ विकसित केंद्र कहते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने व्यापार को जान दे रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्यथा नहीं मिला है, इसीलिए शौर्तगोई दो मध्यवर्ती व्यापारिक बस्तियां माना जाता है। ईरान से सैयद संगेशव अथवा हरिताशम, फिरोजा, टिन, चांदी आदि का आयात किया जाता था। सिंधुवासी मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, मशाले, हाथीदांत, पशु पक्षी आदि रहे होंगे। उर, किश, लगश, निष्पुर, तेल, अस्पर, टैपे, गवारा, हमा आदि मेसोपोटामिया के नगरों से सिंधु सभ्यता के लगभग 1 दर्जन मोहरें मिली है, जो हमें बताता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी निश्चित रूप से हड़प्पा वासियों के बहुत गहरे संबंध थे और व्यापारिक संबंध निरंतर साल भर चलते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के नगरों से सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन मोहरें भी इस बात की प्रमाण करती है। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हरिताम्र रंग का क्लोरोराइट प्रस्तर का टुकड़ा मिला है, जिस पर चटाई की तरह डिजाइन बनी हुई है। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंधों के विषय में अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि दिलमन से सोना, चांदी, लार्ज बर्द, माणिक्य के मनके, हाथीदांत की कंघी, पशु पक्षी, आभूषण आदि का आयात किया जाता था। और वस्तुतः मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता से संबंधित अभिलेखों में मोहरों पर महलुआ शब्द का जिक्र मिलता है और महलुआ शब्द का समीकरण सिंध क्षेत्र के प्राचीन भाग से किया गया है। दिलमन व मकन व्यापारिक केंद्र महलुआ सिंध क्षेत्र का ही प्राचीन भाग है। मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु उर तक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। दिलमन की पहचान फारस की खाड़ी में बहरीन के द्वीप से की जाती है। दिलमन सिंध व्यापारिक केंद्र तथा मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का मध्यस्थ बंदरगाह था। भारत में लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई है। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया था, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। इस प्रकार हमने स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के तहत ये समझने का प्रयास किया कि सिंध वासी या हड़प्पा वासियों के आर्थिक जीवन को किस तरीके से विभिन्न प्रकार की पुरातत्व वस्तुओं के आधार पर हम देख सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कृषि के बारे में चर्चा की, कृषि की फसलों के बारे में चर्चा की, फिर हमने विभिन्न प्रकार के पशुओं के बारे में जानकारी ली और साथ ही पशुधन एवं कृषि के माध्यम से जो अतिरिक्त आय का सर्जन होता है उससे कैसे व्यापार वाणिज्य का निर्माण हुआ, इसे समझा। फिर अंत में हमने ये देखा कि व्यापार वाणिज्य को समर्थन देने वाले विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्यों में माप तोल के क्या क्या साधन थे। साथ में हमने अंत करते हुए ये देखा कि आंतरिक तथा बाह्य व्यापार के साधन क्या थे और आयात निर्यात की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या थी। और साथ में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था वाणिज्य व्यापार व आर्थिक व्यापार का अधिशेष हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। थैंक यू।